दोस्तों मैं हूं असफंदियार खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असफन टीवी। दोस्तों सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की पार्ट 1 यानी कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने कैसे पेशावर से लेकर समंदर तक का सारा इलाका अपनी सल्तनत में शामिल किया और यहाँ राजपूतों, करामतियों और भी बहुत सारे कोकरों को कैसे शिकस्त दिया और यहाँ जनूबी हिंदुस्तान में कैसे मुसलमानों के लिए बाकायदा हुकूमत की बुनियाद रखी। दोस्तों अगर आप इस तारीखी वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसको आप देखकर फुल डिटेल के साथ जान सकते हैं कि ये वाक़यात और हिंदुस्तान में हुकूमत कैसे सुल्तान शहाबुद्दीन ने कैसे यहाँ के इलाके फतह किया। दोस्तों जनूबी हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बाकायदा हुकूमत की बुनियाद रखने के बाद और इन फतूहात के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने 1195 ईस्वी से लेकर 1200 तक शुमाली हिंदुस्तान की जानिब पेशकदमी की और वहाँ बहुत सारे इलाके फतह किए, जिसमें कन्नौज, बियाना, अजमेर शरीफ, बनारस, मेरठ, बारान और गढ़वाल हुकूमत के इलाके शामिल है कि इन इलाकों को फतह करके उसने अपनी सल्तनत में शामिल किया। दोस्तों शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान को फतह करने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने मजमूई तौर पर जनूबी हिंदुस्तान और शुमाली हिंदुस्तान के लिए नए सिरे से एक हुकूमती ढांचा तैयार करने का फैसला किया। दोस्तों इन फतूहात के बाद और गौरियों के इक़्तिदार में आने के बाद यकीनन मुल्क की सियासी, मुआशी और माशरती तौर पर अहम तब्दीलियाँ लाई गई। दोस्तों सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान के लिए एक नए सिरे से इंतज़ामी ढांचा तैयार करने का हुक्म दिया। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार किया और गौरियों ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो शायद किसी हिंदुस्तानी हुक्मरान को 500 या 600 साल कबल पहले कर लेना चाहिए था। दोस्तों गौरियों ने हिंदुस्तान के लिए एक दारुसल्तनत कायम किया, यानी दिल्ली को उन लोगों ने दारुसल्तनत कायम किया और बड़े बड़े शाहराहों शहरों को उसके ज़ेर इख्तियार करके मुल्क के लिए एक हिंदुस्तान गिर इंतज़ामी ढांचा तैयार किया। दोस्तों यूँ हिंदुस्तान एक मरकज़ से जुड़ गया और यहाँ पे एक इत्तेहाद की जो है लहर उठ गई और दोस्तों ये एक सियासी इत्तेहाद के लिहाज से भी एक वसअत पाई गई और जो जुदागाना रियासत की सोच थी वो भी सिमटने लगी। दोस्तों इसके अलावा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने जो यहाँ के राजपूत हुक्मरान ने जो इंतज़ामात किए थे उसके मुताबिक यहाँ के लोगों को शहरों ऊंची ज़ात के लोगों को सिर्फ शहरों में इजाज़त थी, बाकी इसके अलावा जो भी लोग थे उन लोगों को शहरों में रहने की इजाज़त नहीं थी। दोस्तों सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने इस राजपूतों को इस दर्जाबंदी के तफरीक़ों को मिटा दिया और बहुत सारे लोगों को शहरों में रहने की इजाज़त दी, यानी कि मजदूर, कारतबा, कारीगर, हिंदू, मुस्लिम बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रहने की इजाज़त दी गई। दोस्तों सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने जब इंतज़ामिया ढांचा तैयार किया तो उसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की तिजारत की तरफ ध्यान बढ़ा। दोस्तों सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जो हिंदुस्तान जो 8वीं सदी में बिल्कुल भी बाहरी दुनिया से कट चुका था, अब वो 12वीं सदी के आखिर में मुसलमानों की फतह की वजह से फिर से बाहर की दुनिया यानी कि एशिया और अफ्रीका से जुड़ चुका था और यहाँ तिजारतकार समारकार फिर से आना शुरू हो गए थे। दोस्तों यूँ सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने स्कूल, मदरसे, तिजारत और सरमायादारों को सहूलत दी और उनको मरकज़ से जुड़े रखा। दोस्तों इसके अलावा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने और भी बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए कि लोगों को वहाँ जो लोगों के लिए खुशहाली और खुशी का ज़रिया सबब बना। दिन गौरी यानी कि गौरियों की दौर हुकूमत में जो सरकारी ज़बान थी वो फ़ारसी ज़बान थी और बड़े लेवल पे जो खतूत भेजे जाते थे या जो अदालती ज़बान थी वो भी फ़ारसी थी। यही वजह है कि हिंदुस्तान में पहली बार फ़ारसी इसी दौर हुकूमत में बोली जाती थी और उन्हीं दौर हुकूमत में कुछ ही सालों के बाद हम तारीख़ में अगर आप देखते हैं तो दरियाए सिंध से लेकर समंदर तक यहाँ फ़ारसी बोलने वाले हमें बहुत सारे मिलते हैं। हिंदुस्तान के लिए एक ऐसी तरबियत याफ्ता और मुनज़्ज़म फ़ौज बनाई कि जो हर वक्त किसी भी बैरूनी हमलों का मुकाबला कर सकती थी, जैसे कि मंगोल वगैरह का वो किसी भी वक्त मुकाबला कर सकते थे। दोस्तों ये फ़ौज हिंदुस्तान के लोकल लोगों में से ही चुन के चुने गए थे। दोस्तों इसके अलावा इन अफ़वाज को माहाना तनख्वाहें दी जाती थी और सालाना वजीफ़े भी दिए जाते थे। दोस्तों इसके अलावा सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने अपने ग़ुलामों यानी तुर्क ग़ुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बख्तियार
محمد بختیار خلجی، قطب الدین تغرل، ایسے بہت سارے ان کے ترک جو غلام تھے اس کو بھی عہدوں اور یہاں کے علاقوں کا گورنر بنا دیا۔ دوستو سلطان شہاب الدین غوری نے انتظامی حکومت اور یہاں کا ڈھانچہ تیار کر کے غزنی چلا گیا اور یہاں کی سارے انتظامات قطب الدین ایبک کو حوالے کیے۔ دوستو لاہور کے شاہراہ میں رہنے والے دو کوکر سرداران بکن اور سرکہ نے جب لاہور میں ہنگامہ برپا کیا اور یہاں کے لوگوں کو بغاوت کرنے پر اکسایا اور لاہور پر قبضہ جمانے کا منصوبہ بنایا۔ دوستو اس کے علاوہ ان لوگوں کی کارروائیوں کی وجہ سے غزنی اور لاہور کے بیچ مراسلات کا جو سلسلہ تھا وہ بھی کٹ گیا تھا۔ دوستو اس خطرے کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری خود ہندوستان آیا تاکہ وہ کوکروں سے نپٹ سکے۔ دوستو کوکروں نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن ان کو ہرا دیا گیا اور وہ پسپا ہوتے گئے۔ دوستو لاہور کے معاملات طے کرنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری غزنی روانہ ہوا۔ دوستو غزنی جاتے ہوئے سلطان شہاب الدین غوری نے دریائے سندھ پر واقع ایک مقام درمیات میں ٹھہرا اور وہاں ایک ٹھنڈی جگہ یعنی کہ سبزوار میں وہ خیمہ زن ہوا۔ دوستو جب وہ مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا تو چند قاتل چپکے سے اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کو قتل کر دیا گیا اور دوستو ایک فاتح فوج کا جلوس ایک جنازہ میں بدل دیا۔ دوستو سلطان شہاب الدین غوری کی وفات 3 شعبان 602 ہجری کو ہوئی۔ دوستو اس کی وفات کے بعد سلطان شہاب الدین غوری کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی اور روایات میں موجود ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میرے وفات ہو جانے کے بعد میرے اس سلطنت کو یعنی اس حکومت کو میرے غلام ہی سنبھالیں گے اور وہ اپنے غلاموں کو بہت ہی پیار کرتا تھا۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے گورنر اور بڑے بڑے عہدوں پر اپنے ترکی غلاموں کو نامزد کیا تھا جس میں بختیار خلجی، بہاؤالدین تغرل، قطب الدین ایبک۔ دوستو اس نے قطب الدین ایبک کو یہاں دلی کا انچارج بنا دیا تھا یعنی کہ وہ دلی میں اس کا نائب تھا۔ دوستو سلطان شہاب الدین کی وفات ہو جانے کے بعد اس کا غلام اور جنرل اور یہاں ہندوستان میں موجود نائب قطب الدین ایبک تخت نشین ہوا اور یوں اس کو وہ سلطان بن گیا۔ دوستو یہی سے جو ہے جب یہ غلام تخت نشین ہوا تو اسی دور حکومت کو خاندان غلامہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ غلام تھے اور یہ ایک غلام تھا اور وہ تخت نشین ہوا تھا۔ اس کے بعد جو بھی آئے وہ بھی شمس الدین التمش، رضیہ سلطان، غیاث الدین بلبن، تو یہ جو بھی تخت نشین ہوتے گئے وہ اکثر جو لوگ تھے وہ غلام تھے۔ دوستو اسی حکومت کو اس لیے خاندان غلامہ یعنی غلاموں کا دور حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ تاریخی ویڈیو اچھی لگی ہو اور شہاب الدین غوری کے حالات و واقعات ہندوستانی مہمات پر مبنی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔